हेलो दोस्तों, मैं लक्ष्मी आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज से हम तैयारी स्टार्ट करने जा रहे हैं सीटेट एग्ज़ाम की, जो कि 2022 में होने वाला है। उसके लिए यहाँ पर आपको कंटेंट उपलब्ध कराया जाएगा वीडियोस के माध्यम से, और यहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा जो है कंटेंट उपलब्ध कराया जाएगा। उससे पहले हम जानेंगे कि सीटेट कितने मार्क्स का होता है और कितने सब्जेक्ट्स उसके अंदर होते हैं। सीटेट जो होता है वो हमारा 150 नंबर का होता है। इसमें 5 सब्जेक्ट होते हैं, जो कि पाँचों सब्जेक्ट 30-30 नंबर के होते हैं। पहला होता है सीडीपी या साइकोलॉजी, दूसरा होता है हिंदी, इंग्लिश या और कोई लैंग्वेज जिसे हम लैंग्वेज 1 के रूप में चूज़ करते हैं। दूसरा होता है हमारा लैंग्वेज 2, इसमें भी हम कोई भी एक लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं। दोनों में डिफरेंट लैंग्वेज होनी चाहिए, सेम लैंग्वेज आप दोनों में चूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद होता है हमारा मैथ्स, ये भी 30 मार्क्स का होता है। फिर आता है हमारा ईवीएस, ये 5 सब्जेक्ट होते हैं। ये पांचों सब्जेक्ट अलग अलग दो दो सेगमेंट्स में डिवाइड होते हैं। जैसे पहला साइकोलॉजी हो गया, इसमें पेडागोजी एंड चाइल्ड साइकोलॉजी होती है, दोनों ही 15-15 मार्क्स के होते हैं। उसके बाद लैंग्वेज 1, इसमें भी 2 सेगमेंट होते हैं, सब्जेक्ट पेडागोजी एंड पैसेज, दोनों ही 15-15 मार्क्स के होते हैं। लैंग्वेज 2 भी सेम एज लैंग्वेज 1 होता है, सब्जेक्ट पेडागोजी एंड पैसेज। उसके बाद होता है आपका मैथ में सब्जेक्ट पेडागोजी होती है और न्यूमेरिकल एबिलिटी होती है। ईवीएस में भी सब्जेक्ट पेडागोजी और एनसीईआरटी बेस्ड ईवीएस होती है, दोनों ही 15-15 मार्क्स की होती हैं। अब आप देखेंगे कि हर सब्जेक्ट में सब्जेक्ट पेडागोजी दी गई है। ये पेडागोजी होती क्या है, किसी भी सब्जेक्ट को हम कैसे पढ़ाते हैं, क्या क्या उसको पढ़ाने की विधियाँ होती हैं, तो क्या क्या टेक्निक्स होती हैं, यही सब इन सब्जेक्ट पेडागोजी में आता है। तो आप देखेंगे कि सब्जेक्ट पेडागोजी या फिर पेडागोजी आप देखेंगे इसका वेटेज कितना होता है। अगर सब्जेक्ट पेडागोजी को देखेंगे तो पांचों को मिलाकर आपके 75 मार्क्स बनते हैं। उसके अलावा आप चाइल्ड साइकोलॉजी के 15 मार्क्स भी इसमें ऐड कर देते हैं, तो जो आपके सीडीपी का वेटेज बनता है वो बनता है आपका 90 मार्क्स। इसलिए अगर आपकी सीडीपी पे अच्छी कमांड बन जाती है तो बहुत बेहद ईजी इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना हो जाता है, वो भी अच्छे मार्क्स से। क्योंकि अगर आप 90 में से 70 मार्क्स भी ले आएंगे तो आप समझिए कि 60 में से जो अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं उसमें 60 में से आप 40 या 30 मार्क्स आराम से ला सकते हैं। मैं मान लूँ 30 भी ला सकते हैं। तो बताइए, यहाँ पर अगर आप 60 कर लें, यहाँ पर 40 कर लें, तब भी बताइए 100 मार्क्स लाना कोई बड़ी बात नहीं होती है। तो अगर आपकी सीडीपी पे अच्छी कमांड है, सीडीपी पे अच्छी कमांड होने का मतलब ये नहीं है कि आपको हर साइकोलॉजिस्ट बहुत अच्छे से पता होने ही चाहिए सीटेट एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। वो बात सही है कि आपको सब पता होने चाहिए, लेकिन आप जितना मतलब कि जितना कर पाएँ तब तक उतना सफिशिएंट है। बस आपको अच्छी सोच डेवलप करनी है सीडीपी के लिए। क्योंकि मैं अपना ही एग्जांपल दूँ तो मैंने बीटीसी किया था, बीटीसी के सेकंड सेमेस्टर में 112 नंबर स्कोर किया था, वो 150 में से किया था। जबकि मुझे बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिस्ट या साइकोलॉजी के जो मेथड्स वगैरह होते हैं इन चीज़ की नॉलेज नहीं थी, पर साइकोलॉजी अच्छी समझ में आती थी, इसलिए मैंने यहाँ पर 150 में से 112 मार्क्स गेन किए थे। वो भी बस प्रैक्टिस सेट के थ्रू मैंने इसको लगाया था। यहाँ पर देखेंगे आप, उसके बाद जब 4th सेमेस्टर मेरा कंप्लीट हो गया तो उसके बाद मैंने जो एग्ज़ाम दिया 150 में से 128 मार्क्स स्कोर किया। अब देखिए बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं पड़ा, मैंने बहुत तैयारी की, उसके बाद इतना मेरा स्कोर इंक्रीज़ हुआ। बट यहाँ पर अगर देखेंगे आपको थोड़ी बहुत भी साइकोलॉजी की समझ है, कमांड है आपकी, तो आप आसानी से इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। क्योंकि इस एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा कुछ रटने के लिए नहीं है, कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं, समझने वाली चीज़ें हैं। बट यहाँ पर हम जो साइकोलॉजी स्टार्ट करेंगे वो अभी स्टार्ट नहीं करेंगे, पहले हम यहाँ पर एनसीईआरटी बेस्ड ईवीएस स्टार्ट करेंगे, क्योंकि वेरी इजी पोर्शन होता है और ये एक ऐसा पोर्शन है जो कि हमारे आसपास के एनवायरनमेंट से लिया गया है, बहुत आसानी से हमें समझ भी आता है। तो क्योंकि सीडीपी को पढ़ने के लिए टीचर और स्टूडेंट्स की जो है बॉन्डिंग वो अच्छी होनी चाहिए, थोड़ा थोड़ा तो टीचर को स्टूडेंट समझे, उसके बाद ही वो उसकी पढ़ाई भी सीडीपी को अच्छे से समझ सकता है। तो इसलिए हम डायरेक्ट सीडीपी से स्टार्ट ना करके एनसीईआरटी बेस्ड ईवीएस से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला लेक्चर। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपना ईवीएस के लिए पहला लेक्चर। इसमें जो हमने पहला टॉपिक लिया है वो लिया है जानवर या जीव
देखेंगे हम कि सभी के कान होते हैं, सभी जीव या जानवरों के कान होते हैं। कुछ के कान अंदर व कुछ के बाहर होते हैं, यानी कि कुछ के कान विजुअल होते हैं और कुछ के जो कान होते हैं वो इनविजुअल होते हैं। छिपकली व मगरमच्छ के छेद जैसे कान होते हैं, यानी कि जो छिपकली और मगरमच्छ होते हैं उनके जो कान होते हैं वो इनविजुअल होते हैं, एक छेद के रूप में होते हैं। जिनके कान बाहर होते हैं उनकी क्या विशेषताएं होती हैं? जिनके कान बाहर होते हैं उनके शरीर पर बाल होते हैं और वो बच्चों को जन्म देते हैं। उदाहरण के लिए लिया गया है यहाँ पर मानव, कुत्ता, बिल्ली आदि, ये कुछ ऐसे जीव हैं जिनके कान बाहर होते हैं। जिनके कान बाहर नहीं दिखते उनकी क्या विशेषताएं होती हैं? देखिए, इनके शरीर पर बाल नहीं होते हैं। फर्स्ट बात तो ये है कि इनके शरीर पर बाल नहीं होते हैं। और दूसरी क्या बात है इनकी खास, ये अंडे देते हैं। इसमें उदाहरण के लिए कौन कौन से जीव हो सकते हैं? पहला है छिपकली, मगरमच्छ आदि। छिपकली और मगरमच्छ एक ऐसे जीव हैं जिनके कान बाहर नहीं दिखते। यहाँ पर एक नोट पॉइंट लिखा गया है कि सांप के कान नहीं होते, वे ध्वनि के कंपन के अनुसार अनुक्रिया करते हैं। यानी कि सांप के जो कान ना तो इनविजुअल होते हैं और ना ही विजुअल होते हैं, ना अंदर होते हैं ना बाहर होते हैं। लेकिन जो सांप होता है वो अनुक्रिया कैसे करता है? वो ध्वनि के कंपन को महसूस करता है और उसके अनुसार अपनी अनुक्रिया करता है। यहाँ पर जो हमने पहला जानवर लिया है वो हाथी लिया है, जो कि आपकी NCERT की बुक्स में दिया गया है। देखिए, इसमें क्या इसकी विशेषताएं हाथी की दी हुई हैं। पहला है, एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते खा जाता है। उसकी जो खुराक होती है वो 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते खाने की कैपेसिटी होती है। बहुत कम जो हाथी होता है वो बहुत कम आराम करता है, दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है। कान हिलाकर शरीर की हवा करता है, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, इसलिए कान हिलाकर अपने शरीर की हवा करता है और अपने शरीर को ठंडा रखता है। 3 महीने के हाथी का वजन 200 किलोग्राम तक हो जाता है। हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ और बच्चे होते हैं, यानी कि इसमें मैच्योर मेल जो होते हैं वो नहीं होते, केवल जो झुंड में हथनियाँ और बच्चे ही होते हैं। बुजुर्ग हथनी झुंड की नेता होती है, जो झुंड की नेता होगी वो सबसे बुजुर्ग हथनी होगी। फिर क्या है कि एक झुंड में 10 से 12 हथनियाँ और बच्चे होते हैं, यानी कि जो हथनियाँ और बच्चे मिलाकर कुल मेंबर्स होते हैं वो केवल कितने होते हैं? 10 से 12 होते हैं। 14-15 साल बाद हाथी झुंड छोड़ देते हैं। आपको जैसे कि पहले ही पढ़ा है आपने कि इसमें मेल मैच्योर हाथी नहीं रहते, तो बच्चे जो 14-15 साल के हो जाते हैं मेल हाथी वो झुंड छोड़ देते हैं। इनका गर्भकाल सर्वाधिक 22 माह का होता है। सर्वाधिक 22 माह से यहाँ क्या मतलब है कि हर जीव के गर्भकाल पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है, इसलिए यहाँ पर दिया गया है कि 22 माह अधिकतम इनका गर्भकाल होता है। वो हर जगह की जलवायु के अनुसार थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। भारत में सर्वाधिक हाथियों की संख्या कर्नाटक राज्य में पाई जाती है। भारत में जो सर्वाधिक हाथी पाए जाते हैं वो कर्नाटक राज्य में पाए जाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।